भारत, चीन और रूस की दोस्ती ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इनका साथ बना रहा तो कोई भी इनको रोक नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा टेंशन में अमेरिका है, क्योंकि ये दोस्ती कहीं ना कहीं ट्रंप की देन है। अगर टैरिफ का हंटर ना चलता तो चीन और भारत कभी इतने करीब नहीं आते। ब्रिक्स और आरआईसी दोनों अब अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। इनके बीच अगर खुला व्यापार हुआ तो अमेरिका मानो गायब ही हो जाएगा। यही वजह है कि अब अमेरिका भारत को लेकर बेसब्र हो रहा है। यही वजह है कि वो कभी रूसी तेल खरीद को ब्राह्मणों से जोड़ता है तो कभी रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता रहा है। सवाल यही है कि भारत के ट्रिपल दोस्ती से अमेरिका क्या टेंशन में है, और इस दोस्ती से अमेरिका को मिर्ची आखिर क्यों लगी। चीन में हुई एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की नई केमिस्ट्री से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मिर्ची लग गई। जिस तरह से पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ नजर आए, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने का दाव चला, लेकिन ट्रंप का यह दाव उल्टा पड़ता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समिट से अमेरिका को दो टूक संदेश दिया कि ट्रंप टैरिफ के सामने भारत झुकेगा नहीं। ट्रंप भारत पर लगातार प्रेशर बना रहे थे कि वो रूस से तेल न खरीदे, लेकिन भारत का साफ कहना है कि अपने हितों की रक्षा के लिए रूसी तेल की खरीद जारी रहेगी। ट्रंप का कहना है भारत के साथ उसे व्यापार घाटा हो रहा है, क्योंकि वो कई अमेरिकी सामानों पर 100% तक टैरिफ लगाता है। अमेरिका ने भारत को टैरिफ का किंग तक बता दिया। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि, डेयरी और ऑटोमोबाइल उत्पादों के लिए खोल दे, टैरिफ को कम करे, लेकिन भारत ने इन क्षेत्रों में अमेरिकी दखल से साफ इनकार कर दिया। जबकि ट्रंप प्रशासन संकेत दे रहा है कि अगर भारत मान जाए तो टैरिफ में रियायत मिल सकती है, लेकिन अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी भारत झुकने को तैयार नहीं, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप हताश है, क्योंकि ना तो भारत तेल खरीद रोक रहा है, ना ही बातचीत की टेबल पर आने की पहल कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो लगातार रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को लेकर बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। नवारो ने पीएम मोदी की पुतिन और जिनपिंग के साथ बैठक को शर्मनाक कह दिया। साथ ही पीटर नवारो ने तेल मुनाफे के ब्राह्मण कनेक्शन वाला बयान देकर अपनी फजीहत करा ली। नवारो ने तो पहले यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध बता दिया था और कहा था कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। भारत के खिलाफ इस तरह के तमाम बेतुके बयान अमेरिकी बौखलाहट है। टैरिफ के खिलाफ अमेरिका में ही आवाजें उठना शुरू हो चुकी है। नेताओं से लेकर अर्थशास्त्री ट्रंप के फैसले को भारत के साथ पुराने संबंधों को बिगाड़ने वाला कदम बता चुके हैं। तो दूसरी ओर अदालत ने भी टैरिफ की वैधता पर सवाल उठा दिए, जिससे ट्रंप की हताशा साफ तौर पर जाहिर हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ट्रंप के टेंशन लाजमी है, क्योंकि जिनको रोकने की कोशिश ट्रंप कर रहे थे वो तो मिल गए, जिनको दुश्मन बना रहे थे वो दोस्त बन गए। और यही वजह है कि भारत, चीन और रूस की दोस्ती के बाद ट्रंप और उनके जो सलाहकार हैं अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने कोशिश की, अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टैरिफ है वो कम हो जाए, लेकिन बहुत देर हो गई है। देर तो हो गई, लेकिन दुरुस्त आ गया भारत, दुरुस्त आ गया रूस और चीन भी। अब देखिए, नवारो कह रहे हैं कि देखिए, पहले उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को लाभ हो रहा है रूसी तेल खरीदने के बाद, और अब अलग अलग बयान उनके सामने आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज भारत का सवाल इस पर, और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। शरद कोहली जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर अंजू जोशी है, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शरद जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप बहुत जानकार है इस मामले में और लगातार मैं आपसे चर्चा भी करता रहता हूं, क्या वाकई ट्रंप जो है टेंशन में है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 3 अगर मिल गए और चलता रहा सब कुछ बेहतर तो अमेरिका कहीं नहीं टिकेगा फिर। नमस्कार अनूप, डॉक्टर अंजू को और भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, जो पीटर नकारो साहब हैं, क्षमा करें, पीटर नवारो साहब, पीटर, मेरे मुंह से बार बार नकारो निकल जाता है, क्योंकि वो कुछ बात ऐसी करते हैं मेरे मुंह से नकारो निकल जाता है। काम वैसे ही चल रहा है, वैसे जैसा आप बता रहे हैं। पहले उन्होंने कहा ये मोदीज वॉर है, फिर उन्होंने भारत को लॉन्ड्रोमैट बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैं सुबह जब पेट्रोल भरवाने गाड़ी में गया तो मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम से पूछा, भैया आप ब्राह्मण हो क्या? तो वो मेरा मुंह देखने लगा। मैं कहता है ब्राह्मण क्या? मैंने कहा, कहता है ये तो भैया कंपनी है, ये तो सरकारी कंपनी है, कौन ब्राह्मण या किसका? मुझे नहीं पता उनकी ब्राह्मण की परिभाषा क्या है या वो क्या कहना चाहते हैं। जी। खिसियानी बिल्ली
खंबा नोचे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये दो कहावतें उनके लिए ठीक लगती हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। आज सुबह तो अनूप एक नया बयान आ गया कि भारत, ट्रम्प साहब का लंबा चौड़ा उनका वो सोशल ट्रूथ है, ट्रूथ सोशल है, जिसमें ट्रूथ के अलावा सब कुछ होता है, एक ट्रूथ ही नहीं होता उसमें, बाकी सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने देर कर दी। अब भाई देर कर दी, अनूप मुझे ये बताइए कि आपका ये शो आधे घंटे का है, मैं आपको कहूं कि आप 2 मिनट में इसको खत्म कर दीजिए, जो करना है 2 मिनट में कर दीजिए। भारत ने 5 राउंड में बातचीत करी, कृषि और डेयरी पे बार बार वो कहते रहे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, ना हम आपका डेयरी अलाउ दे सकते, ना हम आपका कृषि कर सकते। भारत ने बहुत देर कर दी करने में, अब तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, और बहुत देर से आंखें टिकी थी उनकी कि भारत फ्री राइड दे देगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं। असल में हकीकत क्या है कि उनको खिसियाहट है इस बात की कि भारत ने उनकी बात नहीं मानी, कि 35 बार जब वो बोल लिए कि मैंने सीज फायर कराया, अरे भैया कोई इनको नोबेल पीस प्राइज दे दो। और मैं बताऊं आपको मजे की बात, नोबेल पीस प्राइज कल बनता था, मैं सोच रहा था रिकमेंड करने की, क्योंकि भारत और चीन के बीच इन्होंने पीस करा दी। बिल्कुल, ये देखिए अनजाने में उन्होंने भारत और चाइना के बीच ऐसी मीटिंग करा दी, पीस करा दी, जो थी आज तक जिसकी को उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। दुनिया की कोई देश नहीं करा सकता था शरद जी। तो बिल्कुल नोबेल पीस प्राइज अनूप इस हद तक तो बनता है। हालांकि उस पीस प्राइज में इनको मजा नहीं आएगा, मजा तो आता है थाईलैंड, कंबोडिया में, या जो भी उन्होंने, जो वो कहते हैं, हर महीने मैं एक कराता हूं, पहले लड़ाई करवाइए फिर उसको रुकवा दीजिए, ठीक है, ये हर महीने एक नोबेल पीस प्राइज उनको मिलना चाहिए। एक टैरिफ प्राइज में जरूर अनाउंस करने जा रहा हूं, उसके पहले विनर ट्रम्प साहब होंगे। देखिए भारत को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक टेम्परेरी हमारी अर्थव्यवस्था पे घात लगेगी अगर ये टिके रहते हैं अपने 50% टैरिफ पे, अपना नुकसान ज्यादा करेंगे। ये ऐसे हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को खराब करने लगे हैं, पर हम डूबने वाले नहीं है। इनको ये गलत फहमी है। और ये जो तिकड़ी बनी है ना अनु, ये जो RIC की तिकड़ी बनी है, आपको जब SCO समिट चल रहा था तो ट्रम्प साहब को रात को नींद नहीं आई। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में इनके साहबजादे और इनके दामाद साहब का क्रिप्टो का बिजनेस है वहां, बिल्कुल। और ये इन्होंने वहां बिरयानी जो खिलाई ना उनको, अपना आसिफ मुनीर साहब को वहां व्हाइट हाउस में बिठा के, तो वहां ये बात हुई भाई हमारा एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बना दो, हमारा वहां बिजनेस शुरू करवा दो, ठीक है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके कंपनी बना रखी है, 60% इनकी हिस्सेदारी है। तो साफ साफ दिखता है अब तो इनको अपने देश में अपनी चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा अनूप, कि कैसे ये चेहरा बचाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनकी पोल खोल दी है। जेक सुलिवन जो कि डेमोक्रेट के NSA थे, उन्होंने इनकी पोल खोल दी है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खोल दिया है। ट्रम्प साहब के अच्छे दिन जो थे मुझे लगता है वो समाप्त हो गए, अब इनके बुरे दिन आ रहे हैं। इनको अर्थव्यवस्था में महंगाई दिखाई देगी, इनको ये सब आरोपों को सफाई देनी पड़ेगी, और इनके अपने रिपब्लिकन्स इनके खिलाफ हो रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, 7.8% इकोनॉमी को डेड कहने वाले, ये डेट नहीं, ये डैड इकोनॉमी है, DEAD नहीं, ये DAD इकोनॉमी है, ये डैड इकोनॉमी है, सबके पिताजी हैं ये इकोनॉमी, और ये मजबूत अर्थव्यवस्था, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। शरद जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रम्प साहब ने कहा कि बहुत देर कर दी, कहना चाह रहे थे कि भारत ने ढेर कर दी, ये कहना चाहिए था उनको, शायद गलती से निकल गया। मैं अंशु जी आपके पास आऊंगा, आपको क्या लग रहा है जो अब बात कही जा रही है पूरे एशियन रीजन में, या फिर ये कहा जा रहा है कि अब जो है यूरोप अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया, यानी आप समझिए यूरोसेंट्रिक और यूरो अटलांटिक जो दबदबा होता था वो बिल्कुल कम होता जा रहा है इस दोस्ती की वजह से। ऐसा मान रहे कि सिस्टम चेंज हो रहा है इसकी वजह से, ऐसा लोग कह रहे हैं। निश्चित तौर पर वैश्विक राजनीति में हम एक बड़े परिवर्तन को तो देख ही रहे हैं अनूप जी। और पहले अपने इतने विद्वान को पैनलिस्ट शरद जी जुड़े हैं, उनको मैं नमस्कार कर दूं, आपको भी नमस्कार कर दूं। देखिए जिस तरह की उथल पुथल भरे समय में हम रह रहे हैं, आज से नहीं बीते कुछ वर्षों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, देखिए इस बात का आगाज भी भारत ने ही किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय विदेश मंत्री अलग अलग वैश्विक मंचों से इस बात को कह रहे हैं कि ये जो सदी है, अब ये एशिया की सदी है, ये जो सदी है ये ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज की सदी है। 2 दिन पहले अभी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जापान में थे, तो वहां जब उन्होंने अपना उद्बोधन रखा बायलैटरल टॉक के बाद, उन्होंने इसी बात को कहा कि यदि मुझे एशिया के दूसरे देशों का, यूरेशिया के देशों का सहयोग मिले, तो फिर हम एशियन सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी
वापस लेकर के आ सकते हैं। और ये सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जापान के जो चीफ ट्रेड नेगोशिएटर थे आकाजावा, उनको अपनी ट्रेड डील के लिए यूएस जाना था, लेकिन मोदी जी जब जापान पहुंच रहे थे तो उन्होंने अपनी इस ट्रिप को रद्द कर दिया। ये एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है। इसके अर्थशास्त्र से जुड़े हुए मायने शरद जी बता सकते हैं, पर मैं कूटनीति पढ़ाती हूँ तो मैं उससे जुड़े हुए बिंदु आपको बता सकती हूँ, और उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि उसका क्या मतलब है। तो जापान साफ साफ भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि क्वाड में देखिए आप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत चारों ही हैं। अब यहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री एससीओ मंच पर पहुंचते हैं, स्पष्टता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात को रखते हैं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इस बार न सिर्फ आतंकवाद की भर्त्सना की जाती है, शी भी आतंकवाद, उग्रवाद और अतिवाद की भर्त्सना करते हैं, और इसके बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक की भी भर्त्सना की जाती है, तब जबकि सामने पाकिस्तान बैठा होता है। सुबह हमने देखा कि जब एससीओ शिखर सम्मेलन था तो किस तरह से तीनों राष्ट्राध्यक्ष, चीन के, रशिया के और भारत के, आपस में हंसी मजाक करते हुए, बहुत उनकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब देयर वाज अ कंफर्ट, देयर वाज एन ईज अमंग द थ्री। और हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ कैसे पीछे एक अलग थलग कोने में खड़े रह बिल्कुल गए। मूक वो जब शी दर्शक, को जैसे ग्रीट कोई करने गए पूछ तो नहीं शी रहा ने हो, उसका जवाब बेगानी नहीं दिया। शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के बैठे हुए थे। ऐसे ही लग रहा था उनको। शी ने ग्रीट भी नहीं किया, तो शी ने भी एक चेतावनी भरा संदेश दिया है कि और जाओ अमेरिका के करीब। तो चीन, जिस तरह से पाकिस्तान पूरा चीन के पास गिरवी पड़ा हुआ है, तो चीन भी एक कठोर संदेश पाकिस्तान को देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसी बीच मैं आपको जो आंकड़े बता रही हूँ वो ये कि जो ये हम एक अब तिकड़ी चौकड़ी, इसमें जापान भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो हम एशिया के इन देशों को देखते हैं तो बिल्कुल जो आपने कहा वही वापस आऊंगी, तो वो एशियन सेंचुरी या ग्लोबल साउथ की सेंचुरी आते हुए दिखाई पड़ती है, क्योंकि अगर हम इन चार अर्थव्यवस्थाओं की इकोनॉमी को टोटल कर दें तो 29.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ये। ग्लोबल जीडीपी का 23 से 26 है ये ग्लोबल जीडीपी का। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं आपको बताऊं। और अगर ये अर्थव्यवस्थाएं साथ में मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि जो ये वेस्टर्न एक हेजेमोनिक, बार बार विशेषकर ट्रंप की तरफ से असर्शन आ रहा है इन तमाम देशों की तरफ, और यही कारण है कि ट्रंप बार बार असर्ट करे। यही कारण है कि नवारों ने देखा कि जब ट्रंप का पैंतरा नहीं चला टैरिफ का, 1 मिनट और लूंगी, तो नवारों ने ये तमाम उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देने शुरू किए। लेकिन इसमें अमेरिका के ही अर्थशास्त्रियों ने नवारों की भर्त्सना की है। ये आगे मैं आपको बताऊंगी चर्चा में, किस किस अर्थशास्त्री ने, किस किस नेगोशिएटर ने, ट्रेड एडवाइजर ने नवारों के लिए क्या क्या कहा। अपने ही घर पे गिर रहे हैं ट्रंप साहब। मैं शरद जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिन नवारो साहब का जिक्र आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, उन्होंने एक और बयान दिया, कहा कि भारत, चीन और रूस का मिलना बहुत शर्मनाक है। किस शर्मनाक की बात कर रहे हैं आप भी समझ रहे हैं। ये बयान कहीं ना कहीं बौखलाहट का बयान लग रहा है। बिल्कुल बौखलाहट का रखा है। ये जो नकारो साहब हैं, सॉरी मेरे मुंह से बार बार नकारो निकला, नवारो साहब हैं, ये जो है ट्रंप के भोंपू हैं एक तरह से। ये ऐसे ही एडवाइजर्स इर्द गिर्द ट्रंप साहब ने रखे हुए हैं, इन्हीं की सलाह लेके ऐसे ऐसे निर्णय निकल रहे हैं। और मैं आपकी इजाजत लेते हुए डॉक्टर अंशु की बहुत विनम्रता से प्रशंसा करना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे पैनलिस्ट देखे जो पीछे किताबें रख के बैठते हैं, खाली दिखाने की होती है। डॉक्टर अंशु उनमें से हैं जिनके अंदर ये किताबें वाकई समाई हुई हैं, एक एक शब्द उनका तुला हुआ होता है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूं और प्रशंसक भी हूं। तो देखिए, ये अमेरिका को क्या करना है कि अमेरिका को इस समय एक ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे कि ये पलटी मारे, जो कि हो नहीं सकता। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं अनूप, वैसे वैसे अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि एससीओ समिट में जो दृश्य देखने को मिले हैं, जिसका डॉक्टर अंशु जिक्र कर रही थी, जो ईज देखने को मिली, तीनों लीडर खड़े होकर। और मजे की बात यह है कि देखिए, जहां भाषा आपको नहीं आती है, शी जिनपिंग साहब अपना चाइनीज बोल रहे थे, मैंडरिन बोल रहे थे, और पुतिन साहब थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सारे ही जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, पर फिर भी वो बीच में एक ट्रांसलेटर खड़ा था। बड़ा मुश्किल होता है जब ट्रांसलेटर खड़ा हो ना, और आपको एक दूसरे से बात करनी है और हंसी मजाक करना, तब दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक आप बात कहते हैं वो हंसी थोड़ी देर में आती है। पर आपने यहाँ देखा कि यहाँ खड़े होके हंसी उनको ऐसा लग रहा था कि बिना शब्द समझे भी, या वो अंग्रेजी में कर रहे थे, वो सबको समझ आ रहा था, और बड़े वाकई में बहुत ईज पे थे। मुझे लगता है बहुत अच्छे आंकड़े दिए अपना अंशु जी ने। 25-26% इसकी टोटल जीडीपी है, 40% दुनिया की आबादी है, और एससीओ के हम बाकी देश भी जोड़ लें, और जापान से भी आपको पता होगा अमेरिका की चावल की वजह से उनकी ट्रेड डील अटक गई है। यूरोप से अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ट्रंप साहब ने ये सोचा अनूप कि इंडोनेशिया, बांग्ला, वियतनाम जैसे देश तो मेरे आके पैर पड़ गए, आप माई बाप हैं सर, जो आप कहें हो जाए। आप अपना सामान यहाँ फ्री भेजिए, हम कुछ नहीं लगाएंगे, हमारे माल पे आप बेशक 19-20% लगाइए।
ये कैसी ट्रेड डील है? तो बिल्कुल पैरों में पड़ने वाली बात हो गई। उन्होंने सोचा भारत भी ये सफेरों का देश है, ये क्या मेरे सामने झुकेगी, इसको भी झुकना चाहिए, मेरे सामने क्या तन के खड़ा होगा। वो ये भूल गए कि भारत एक आर्थिक शक्ति बन चुका है, वो ये भूल गए भारत की एक चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वो ये भूल गए कि भारत में अब स्वाभिमान है। मुझे लगता है उन्होंने भारत शायद आज से 30 साल पहले वाला, 20 साल पहले वाला उठाया, कुछ नहीं तो 10 साल पहले वाला उठाया, और उनको लगा कि भारत भी आके पैर छुएगा और कहेगा जो माई बाप आप कहें वो स्वीकार है। लेकिन शरद जी, भारत ने तो सीना दिखा दिया और कहा कि हम तैयार हैं, भाई आप जो करना है कर लो, हम तैयार हैं, आपका टैरिफ का कितना असर होगा ये भी हम झेल लेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। मेरे साथ शरद कोहली अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अंशु जोशी हैं इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू की। मैं एक बार फिर चर्चा को बढ़ाता हूं। शरद जी, जो टैरिफ की बात कही जा रही है 60.2 अरब डॉलर जिस पर टैरिफ का असर होगा कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी 30 अरब डॉलर का निर्यात जिस पर टैरिफ नहीं लगा है, कितना इंपैक्ट पड़ेगा और कब तक पड़ेगा, ये अगर आप दर्शकों को समझा दें तो। देखिए, अमेरिका ने बड़ी चालाकी से जो एपीआई भारत से ड्रग्स जाते थे, 40% अमेरिका में जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, जेनरिक ड्रग्स जिसको हम कहते हैं, वो भारत से जाते हैं। बड़ी स्मार्टली उनको छोड़ दिया, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो वहां जाती हैं जिनमें उन्होंने टिम कुक जैसे व्यक्ति को प्रॉमिस किया है तुम यहाँ निवेश करो, हम तुम्हारे सामान को उस सामान को फ्री है। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह, बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारा इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा 86-87 बिलियन डॉलर जो अमेरिका को जाता है, उसमें सर्विसेज भी हैं, आईटी सर्विसेज भी हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया। अब देखिए, जिन पे असर हुआ पहले उनकी बात करते हैं। मैं कुछ शहरों का नाम ले रहा हूं अनूप, आपकी इजाजत से। जयपुर है, लुधियाना है, सूरत है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, तिरुपुर है, नोएडा है, गुरुग्राम है। बहुत लंबी फहरिस्त है जहां पर ये एक्सपोर्टर्स या निर्यातक इस समय बसते हैं और जहां से ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, हम ये तो कभी भी नहीं, मैं कहूंगा एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि कोई असर नहीं होगा। एक खाली मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं तो तिरुपुर एक तमिलनाडु में जगह है जहां पर 12,000 करोड़ का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है केवल अमेरिका को। 1.5 लाख महिलाएं वहां पर इन फैक्ट्रियों में काम करती हैं। मैं स्वयं उन फैक्ट्रियों में मुझे जाने का मौका मिला है 2-3 बार, मैंने देखा है। लंबे लंबे वेयरहाउस हॉल है जहां मशीनें लगा के वो लेडीज बैठी हुई हैं। उनकी नौकरी पे देखिए, 50% टैरिफ लगाने का मतलब है आप एक तरीके का एम्बार्गो कर रहे हैं। एम्बार्गो का मतलब होता है भैया मत भेजो सामान, क्योंकि ये सामान इतना अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा अमेरिकन मार्केट में 50% लगने के बाद कि वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देश उस जगह को घेर लेंगे, उस जगह को, उस मार्केट को वो कब्जा कर लेंगे। पर जिस प्रकार से भारत सरकार और एक्सपोर्ट एसोसिएशन प्रयास कर रही हैं, मुझे उम्मीद है जैसे गाड़ी चल रही होती है, स्पीड ब्रेकर आता है, थोड़ी सी स्पीड आपको स्लो करनी पड़ती है, उतरने के बाद कुछ देर गाड़ी स्लो रहती है और फिर रफ्तार पकड़ लेती है। इसी प्रकार का एक बम्प आया है। हमने अनूप कोविड जैसे बड़े राक्षस को सामना कर लिया। तो भला ये तो क्या चीज है? लॉकडाउन हुआ, लोगों की नौकरियां चली गई, तो ये बहुत छोटी सी चीज है। मुझे लग रहा है कि वैकल्पिक मार्केट ढूंढनी शुरू कर दी है हमने। भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आने वाले दिनों में सुनने को मिलेंगे। एक्सपोर्ट कमीशंस बनाई जा रही हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट का प्लान है, जीएसटी रिफॉर्म जो आ रहे हैं, लोकल मार्केट में आपको नई कंजम्पशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव देने का भी प्रोग्राम है जहां लेबर इंटेंसिव है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ से श्रिम्प्स जाती थी, कुछ मछलियां, वहां पर मेरीन प्रोडक्ट्स थे, वहां पर बहुत गरीब लोग हैं जो काम करते हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकारें प्लान कर रही हैं कि कुछ कैश इंसेंटिव भी दिया जाए। हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे अनूप। रास्ता ढूंढना है अमेरिका को, जहां पर महंगाई इतनी बढ़ने वाली है और उनका डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले गिर रहा है। आप देखिएगा वहां पर इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या अनूप। बिल्कुल अंशु जी, मेरा एक सवाल आपसे, वहां जैसे एससीओ की मीटिंग में पुतिन ने साफ कर दिया सभी देशों को जो वहां मिले थे, उन देशों को कहा कि आप अपने करेंसी में व्यापार करें, डॉलर का दबदबा कम हो जाएगा। सबने हामी भर दी है। क्या अब लग रहा है कि डॉलर जिस मुकाबले जिसे दबदबा ट्रंप बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका दबदबा बिल्कुल कम हो जाएगा अगर अपने करेंसी में सब लोगों ने व्यापार शुरू कर दिया तो? अनूप जी, एक तो हम लंबे समय से इस एक बात की और सभी चर्चा कर रहे हैं, विशेषकर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, कि जिस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था डॉलराइज्ड है। देखिए, हम किसी भी चीज, किन्हीं भी आंकड़ों को देखते हैं तो हम यूएसडी में देखते हैं। तो ये जो डॉलराइज्ड अर्थव्यवस्था है, इसका कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव विशेषकर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। हम अपनी लोकल करेंसीज में बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं और इसका एक प्रतिकूल प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। तो एक तो पुतिन ने पहला
छोटा जो बेबी स्टेप जिसको मैं कहूंगी वो ये उनका कहीं ना कहीं ये निकल के आया है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि हम अलग अलग जो ये ग्लोबल साउथ के प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे कम से कम एक कॉमन करेंसी के पहले वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन हम इसके पहले जो अपना हमारी जो लोकल करेंसीज हैं उसमें तो हम व्यापार करें। तो जैसे रुपी और रूबल में व्यापार करने की बात हम देख रहे हैं, और इसी तरह से दूसरी भारत अपना जो हमारे पास यूपीआई है इसके माध्यम से हम यही तो कर रहे हैं। अभी जब 5 यात्राओं की यात्रा पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री निकले थे तो सभी देशों ने सहर्ष यूपीआई का स्वागत किया, और इस यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटलाइज्ड माध्यम से तमाम जो ये जुड़े हुए देश हैं हम अपनी अपनी करेंसीज को मजबूत बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक न सिर्फ इकोनॉमी को डी डॉलराइज करने की बात है, अपनी अपनी करेंसीज को मजबूत करने की बात है, और यही कारण है कि लगातार रशिया के साथ साथ भारत, ब्राजील और जो ये अन्य देश हैं इसकी बात कर रहे हैं। कॉमन करेंसी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट अनूप, उसके कुछ प्रॉस भी होंगे, कुछ कॉन्स भी होंगे, और वो एक लंबी प्रक्रिया है। हम ये नहीं कह सकते कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में ब्रिक्स या एससीओ के माध्यम से कोई कॉमन करेंसी खड़ी हो जाएगी। उसमें काफी विचार विमर्श की जरूरत होगी, क्योंकि उसके अपने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जिन पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। पर हाँ, एटलीस्ट लोकल करेंसी को तो हम मजबूत बनाएं, जो अपनी अपनी राष्ट्रीय करेंसी है उनको मजबूत बनाने के लिए पुतिन लगातार बातचीत कर रहे हैं। जी, मैं आखिरी सवाल और कमेंट में शरद जी आपसे चाहूंगा, ये जो टेंशन की बात हम कर रहे हैं ट्रंप की, ट्रंप को मिर्ची लग रही है, ट्रंप खुद अब बीमार बन गए। जो दोस्ती वाली कार दिखी थी, 1 कार 2 यार, शायद बहुत तकलीफ दे रही है। क्या होगा आगे? ट्रंप जो तैयारी कर रहे थे उसमें फेल हो गए, अब जवाब मिलने वाला, क्या होगा आगे? बस आसान भाषा में कहूं तो रात को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि रात की नींद तो हराम होने वाली है। ये जो तिगड़ी बनी है ना, उनकी रात की नींद ये छीन लेगी, क्योंकि ये तिगड़ी ऐसी है जो कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रांग है, आर्थिक रूप से स्ट्रांग है, जनसंख्या पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग है। और उन्होंने, एक होता है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक होता है पैर ही जाके कुल्हाड़ी पे मार देना। ये हरकत करी है क्योंकि भारत उनका एक नेचुरल अलाई था। 25 साल से ज्यादा हो गए जब से निक्सन साहब की यहाँ दिक्कत आई थी, एक मुझे याद है, या पोखरान के बाद जब हमारे पास सैंक्शन लगाई गई थी। मुझे लग रहा है कि उनको ये भारत को दूर करके उनके अपने देश के ही लोग कह रहे हैं ये तुमने क्या किया, तुमने एक दोस्त खो दिया। तो मुझे लग रहा है कि उनको बहुत पछतावा होगा जैसे जैसे दिन बीतेंगे। आप देखते जाइए, मैंने जो शेर बोला था वो इसीलिए बोला था, अभी 1 सितंबर से वहां सामान आना शुरू हो गया है महंगे टैरिफ पे दुनिया भर से। अब देखिए जैसे जैसे सामान शेल्फ पे पहुंचेगा, लोगों के घरों में पहुंचेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पर बहुत बढ़ चुकी है, नौकरियां है नहीं, निवेश आ नहीं रहा, छोटे बिजनेस बंद हो रहे हैं। कुल मिला के अपने बेड़ा गर्क की रेसिपी उन्होंने तैयार कर ली है अनूप। बिल्कुल, तो और यही वजह है कि ट्रंप टेंशन में है और उनको मिर्ची लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे इस बातचीत के लिए, मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शरद जी आपका, अंशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।